हेलो स्टूडेंट्स, काव्या एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नंदन कनाडिया यहाँ पे आज फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली फिजिक्स में हम एचसी वर्मा के एक्सरसाइज के सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं वो चैप्टर है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का चैप्टर जो है उस चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के सारे सॉल्यूशंस करे हैं। आज जो हम करने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। तो आओ बच्चों, साथ में हम सारे क्वेश्चंस करते जाए। बस एक बात का जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मैं सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ वो आपको एक मूवी की तरह देखने नहीं है, आपको खुद भी साथ में प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है वो पहले जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है आप वीडियो पॉज कर दो, खुद से कोशिश करो। खुद से अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस नहीं हो रहा तब जाके इसके सॉल्यूशंस देखने। पर पहला काम जो है वो आपको कंपलसरी खुद से इसे कोशिश करनी है। जितना खुद से करोगे उतना ज्यादा फायदा है। अगर नहीं हो पा रहा तो हम साथ में मिलकर जरूर सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द सेंटर ऑफ मास of a uniform plate having a semi-circular inner and outer boundaries of radius r1 and r2। अब यहाँ पे एक प्लेट है, प्लेट की इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस r1 r2 है। तो फिर हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे किस तरीके से है, ऐसी कुछ प्लेट है। यहाँ पे अगर इसमें मैं दिखाऊं तो ये प्लेट है जिसकी आउटर रेडियस जो है वो है r2। अब एक्चुअल में क्या है कि ये जो प्लेट है तो ये पूरी प्लेट इस तरीके से, ये पूरी प्लेट हमारी है। अब उसमें से अगर मैंने इस प्लेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब इसको कट कर दिया, जिसकी रेडियस r1 है, तब जाके मेरी ये कंप्लीट प्लेट बनेगी। तो बेसिकली हुआ ये है कि हमने ये जो प्लेट है जिसकी रेडियस r2 है उसमें से एक और प्लेट को कट करा जिसकी रेडियस थी r1। तो जो ये बाकी प्लेट बची है उसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अगर ये देखोगे तो एक्चुअल में ये प्लेट जो थी, एक्चुअल में आपकी जो प्लेट थी वो क्या थी, एक डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। अब आपको ये पता होना चाहिए सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है 4r/3π। ये डेरिवेशन आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। एंड ये डेरिवेशन अगर नहीं भी पता तो ये याद कर लो कि सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इज 4r/3π। अब क्या करेंगे, देखो इसे सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं जो बड़ी प्लेट है उसके सेंटर ऑफ मास या फिर उसमें से छोटी वाली प्लेट की पोजीशन में माइनस कर दूंगा, तो मुझे पूरी जो प्लेट बची हुई है उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाएगी। तब हमारे लिए टास्क ये है कि ये जो बड़ी डिस्क है, बड़ी सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस r2 है, उसकी हम बात करते हैं। तो उसका मास हो जाएगा m2। मास होता है मास डेंसिटी इनटू एरिया, मास डेंसिटी सिग्मा, और एरिया हो जाएगा पाई r² डिवाइड बाई 2। तो जो ये बड़ी डिस्क है जिसकी रेडियस r2 है उसका मास हो जाएगा सिग्मा पाई r² डिवाइड बाई 2। एंड जो ये छोटी डिस्क है जिसकी रेडियस r1 है उसको हम कहेंगे सिग्मा इंटू एरिया। एरिया जो है वो हो जाएगा r1 रेडियस के हिसाब से। r1 ये जो भी है ये भी आपकी सेमी सर्कल डिस्क है, तो ये हो जाएगा पाई r² डिवाइड बाई 2। तो हमें दोनों डिस्क के मास जो है वो पता है। मैंने पहले ही बताया कि ये सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो होती है वो 4r/3π पे होती है। तब यहां से हम इसका मास की इक्वेशन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालता है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो जाएगी RCM m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 मतलब ये मास ले ले, सिग्मा इंटू पाई r1² डिवाइड बाई 2। पर इसको मैं कट करने वाला हूं तो इसकी जो मास डेंसिटी होगी वो मुझे क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। तो ये m1 हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू पाई r1² डिवाइड बाई 2।
इनटू पोजीशन, पोजीशन ये r1 की हो जाएगी 4r अपॉन 3 पाई प्लस m2, तो ये जो बड़ी डिस्क है, सेमी सर्कुलर बड़ी डिस्क है, उसकी बात कर रहे हैं, उसका मास जो है वो सिग्मा पाई r2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू पोजिशन जो होगी वो हो जाएगी 4r बाई 3 पाई अपॉन m1 प्लस m2, m1 मास जो है वो माइनस में लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस m2 हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इसको आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा पाई बाई 2 कॉमन है, नीचे से भी ऊपर से भी, तो सिग्मा पाई बाई 2 कॉमन, सिग्मा पाई बाई 2, सिग्मा पाई बाई 2, सिग्मा पाई बाई 2, सिग्मा पाई बाई 2, तो जो भी बचा है उसको मैं लिख लेता हूं। ये हो जाएगा 4r1 क्यूब डिवाइड बाई 3 पाई, 4r1 क्यूब डिवाइड बाई 3 पाई और माइनस ये हो जाएगा 4r2 क्यूब डिवाइड बाई 3 पाई, 4r2 क्यूब डिवाइड बाई 3 पाई अपॉन ये हो जाएगा माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये हो गया माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब यहां से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई भी कॉमन है, तो 4/3 पाई जो है वो बाहर ले लिया, तो ये हो गया r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब ये जो है वो आप इसको एक्सपांड कर दो 4/3 पाई, तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1, ये a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ये r2 माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 अपॉन ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूला, दैट इज r2 माइनस r1 एंड r2 प्लस r1, r2 माइनस r1 कैंसिल हो गया, तो ये जो है वो हो गया आपका 4/3 पाई, बस अब यहां से r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 अपॉन, तो इस तरीके से हमें जो ये रिमेनिंग पार्ट है उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाएगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया मिस्टर वर्मा जिनका मास है 50 kg एंड मिस्टर माथुर जिसका मास है 60 kg, दे आर सिटिंग एट द टू एक्सट्रीम्स ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग बोट। तो एक बोट है जिस बोट में मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर दोनों बैठे हुए, तो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। यहां पे है मिस्टर वर्मा और यहां पे है मिस्टर माथुर, मिस्टर वर्मा और मिस्टर माथुर, इनकी बोट की लेंथ जो है वो है 4 मीटर, ठीक है, एंड दे आर सिटिंग एट द टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द बोट। हमें दिया है कि मिस्टर वर्मा का मास जो है दैट इज 50 kg एंड मिस्टर माथुर का मास है 60 kg, मास ऑफ बोट इज 40 kg। अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें दिया है कि दे आर स्टैंडिंग इन अ स्टिल वाटर टू डिस्कस अ मैकेनिक्स प्रॉब्लम, दे कम टू द मिडल पॉइंट ऑफ द बोट। अब इन दोनों को एक मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करना है, मतलब ये भी फिजिक्स एंथुसियास्टिक है, तो इनको एक मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बोट के मिड पॉइंट पे मिलना पड़ रहा है। तो क्या होगा देखो, निग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन विद द वाटर, हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये पूरी बोट जो है वो वाटर पर होगी। उन्होंने ये दिया है कि बोट और वाटर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो कि जीरो फ्रिक्शन होगा इन दोनों के बीच में, पर मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर एंड बोट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जरूर होगा, तभी ये लोग चल के यहाँ पे आ पाएंगे।
हम जो चल पा रहे हैं वो ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से चल पाएंगे। तो ये मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर दोनों के पैर एंड बोट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है, पर बोट एंड वाटर जो है वहां पे किसी भी प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तब हमें ये करना है कि ये दोनों अगर बोट के मिड पॉइंट पे मिलने वाले हैं तो बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें निकालना है। हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब आप थोड़ा टेक्निकली या लॉजिकली खुद सोचो, मिस्टर वर्मा जो है वो 50 केजी का और माथुर जी जो है वो 60 केजी का है। अब ये इसके कंपेयर में ये थोड़ा भारी है, तो अगर ये दोनों चल के यहाँ पे आ रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन में बोट जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये थोड़े हल्के है, ये थोड़े भारे है, तो अगर ये दोनों चल के आएंगे तो प्रोबेबिलिटी ये है कि बोट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप तो अज्यूम कर लो कि बोट जो है वो फाइनली एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी एक्स के जितना। तो मैं मान लेता हूं कि लेट्स अज्यूम boat will move by x in right direction। तो ये x जो है x के जितनी राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो मुझे तो ये निकालना है कि बोट कितना मूव करेगी, तो मैंने x मान लिया, ये x ही निकालना। अब यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की फॉर्मूला लगाता हूं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पे देखो m1 प्लस m2 प्लस m3। अब यहां पे देखो कहीं पे भी किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो बोट की पूरी सिस्टम है वो वाटर पे और वहां पे हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस माना है, तो ये पूरी सिस्टम पे कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बच्चों में ये जरूर पता है कि अगर किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बोट है उसका सेंटर ऑफ मास, ये पूरी सिस्टम मिस्टर वर्मा, मिस्टर माथुर और बोट तीनों की जो सिस्टम है उसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो इनिशियल जो भी पोजीशन होगी वही पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की। अब इनिशियल पोजीशन उसकी जहां पे भी है वहां पे अगर ओरिजिन मान लो तो हमारे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब क्या होगा देखो, इनिशियली तो ये दोनों एंड पे थे, फाइनली इनकी पोजीशन सेंटर पे आ गई, तो हमें इनकी पोजीशन लिखनी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो मुझे मिस्टर वर्मा की पोजीशन लिखनी है, मास ऑफ मिस्टर वर्मा इज 50 केजी। अब ये x1 जो है वो पोजीशन लिखनी है मिस्टर वर्मा की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो क्या होगा, देखो वर्मा जी जो है वो सेंटर पे गए तो ये टोटल 4 मीटर है, तो उनको कितना चलना पड़ेगा, 2 मीटर के जितना। पर ये जब 2 मीटर चल के यहाँ पे आएंगे बोट ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुकी होगी x के जितनी, जो हमने माना है राइट डायरेक्शन में। तो टोटल इनको कितना चलना पड़ेगा, इसकी पोजीशन इनकी होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 मीटर और x के जितना और आगे ज्यादा जाना पड़ेगा, तो इनकी पोजीशन हो जाएगी 2 + x। मैं फिर से ये कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे पोजीशन लिखनी है, तो क्या होगा, ये चल के यहाँ पे आ रहा है, मतलब इनको ऑब्वियसली 2 मीटर के जितना तो चलना ही चलना है। पर क्या हो रहा है इसमें कि ये जब चल के यहाँ पे आएंगे तब हमने ये मान लिया कि बोट ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुकी है x के जितनी टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, तो इनका जो है मिड पॉइंट है वो भी x के जितना आगे चला गया। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनको 2 + x के जितना आगे चलना पड़ेगा, तो वही मैंने लिखा। बात करते हैं माथुर जी। माथुर जी का मास जो है वो है 60 केजी। अब उनको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चलना है, तो देखो उनको भी मिड पॉइंट पे आने के लिए 2 मीटर तो चलना पड़ेगा, पर ये जब चल के यहाँ पे आएंगे तब बोट जो है वो ऑलरेडी x के जितनी राइट साइड डिस्प्लेस हो चुकी है। तो क्या हो गया कि इसको पूरा 2 मीटर चलने की जरूरत नहीं है, इनको जो चलना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाएगा 2 - x। तो इनकी जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी 2 - x के जितनी, पर
इनको जो चलना पड़ रहा है वो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस, क्योंकि इनको लेफ्ट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है। प्लस अब जो बची बोट, बोट का मास है 40 केजी और बोट जो है वो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, इसलिए एक्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में पोजीशन लिखने वाला हूं, तो क्या होगा, मास 50 केजी, पोजीशन इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 + x। सेकेंड, माथुर जी की वेट जो है वो 60 और उनको 2 - x के जितना चलना पड़ रहा है, पर इस डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ, तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया, इसलिए -2 - x प्लस बोट का मास 40 और उन्हें राइट डायरेक्शन में जाना है x के जितना, अपॉन m1 + m2 + m3, तीनों के मास को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, आई थिंक 150। 150 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई कर दो, 100 + 50x ये हो जाएगा -150 + 60x + 40x। 60 + 40 100, 100 + 50 150, और ये हो जाएगा 100 - 20 -20 = 0, तो x = हो जाएगा 20/150, 2/15 मीटर। तो हमें कितना चलना पड़ेगा, हमारी पोजीशन में जो चेंज होगा वो हो जाएगा 2/15 के मीटर के जितना, मतलब बोट जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करी 2/15 मीटर के जितनी। पूरी एक्सप्लेनेशन लंबी हो गई बच्चों, पर होपफुली आपने सारी चीजें तरीके से समझ में आई हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है, देखो, a cart of mass m is at rest on a frictionless horizontal surface। क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, ये पूरी सरफेस हमारी फ्रिक्शनलेस है, एंड अ पेंडुलम bob of mass m hangs from the roof of the cart as shown in figure। अब यहां से एक पेंडुलम जो है वो ऐसे रखा हुआ है, और हमें दिया है कि द स्ट्रिंग ब्रेक्स, द बॉब फॉल्स ऑन द फ्लोर, मेक्स अ सेवरल कोलिजन ऑन फ्लोर एंड फाइनली लैंड्स अप इन अ स्मॉल स्लॉट मेड इन द फ्लोर। अब मैं पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें ये दिया कि ये जो कार्ट है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है। अब यहाँ पे एक बॉब है, इस बॉब की स्ट्रिंग को अगर हमने कट करा तो ये क्या होगा कि यहाँ से ये नीचे जाएगा, फिर कोलाइड करके ये यहाँ पे जो ये गैप है, इस गैप में ये जा रहा है। तो हमसे ये पूछा है कि, और हमें दिया है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड स्लॉट इज एल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्लॉट जो दिया है दैट इज एल। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये हो रहा है कि ये जो यहाँ से टकरा के ये होल में यहाँ पे जा रहा है, उसमें कार्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना। अब देखो यहाँ होगा क्या, जैसे ही ये यहाँ से गिरेगा और ये इस होल में जाएगा तो कार्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये बॉब जो है वो आगे जा रहा है तो लॉजिकली सोचोगे तो कार्ट जो है वो पीछे जाना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि कार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, एक्स के जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ये पूरी जो सिस्टम है आपकी बॉब एंड कार्ट, वो इस पे कहीं ना कहीं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की इक्वेशन होती है एक्स सी एम इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन मान लो, तो इसकी पोजीशन ओरिजिन पे ही है। फर्स्ट में मान लेता हूं बॉब, बॉब का हमें मास दिया है स्मॉल m, कार्ट का मास दिया है कैपिटल M, तो ये स्मॉल m और ये कैपिटल है, तो बॉब का मास स्मॉल m है। बॉब यहां से यहां जाएगा तो कितना डिस्प्लेस करा, L के जितना, एंड कार्ट जो है वो पीछे आया
तो काट पीछे x के जितना आया। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर हम इसकी पोजीशन देखेंगे तो ये L के जितना आगे गया, ये x के जितना पीछे आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसकी पोजीशन में जो भी चेंज हुआ वो हुआ L माइनस एक्स के जितना। प्लस काट की अगर बात करें तो काट पीछे आया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ, कितना, x के जितना, तो ये माइनस एक्स। मैंने इनकी पोजीशन में जो चेंज हुआ वो चेंज इन पोजीशन लिखा है अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, इनिशियल पोजीशन थी वो भी ओरिजिन थी, फाइनल पोजीशन है वो भी ओरिजिन, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एज इट इज। फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन में या फिर बॉब की पोजीशन में जो चेंज हुआ वो L माइनस एक्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और प्लस हॉरिजॉन्टल में इसलिए हमने प्लस मतलब पॉजिटिव एक्स में इसलिए प्लस लिया। काट जो है वो नेगेटिव एक्स में आ गया, तो काट की पोजीशन में जो चेंज हुआ दैट इज माइनस एक्स अपॉन मास m1 प्लस m2, तो ये तो जीरो हो गया। ये हो जाएगा ml माइनस mx माइनस कैपिटल mx, तो ये हो गया mx प्लस mx इक्वल टू ml। तो x आपका मिल जाएगा ml अपॉन m प्लस n। तो जो हमारा काट है उसकी पोजीशन में जो चेंज हुआ दैट इज ml अपॉन m प्लस n। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या दिया है देखो। द बलून, द लाइट रोप एंड द मंकी शोन इन फिगर आर एट रेस्ट। तीन चीजें है, बलून, मंकी एंड लाइट रिंग। लाइट रिंग का मतलब है, सॉरी लाइट रोप का मतलब है रोप का मास जो है वो क्या होगा, 0। They are at rest in the air. If the monkey reaches the top of the rope, ये monkey यहां से ऊपर जा रहा है। By what distance does the balloon descend? अब ये monkey अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो बलून कितना नीचे आएगा ये हमें निकालना। अब ये जो पूरी monkey की मोशन हो रही है इसमें कहीं पे कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मुझे लिखना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, तो बलून अगर ऊपर, सॉरी मंकी ऊपर जा रहा है तो बलून कहां पे आएगा, नीचे। तो बलून में मान लेता हूं x के जितना या फिर y के जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैं ये मान लेता हूं कि अज्यूम बलून डिस्टेंस बाय y। तो ये y के जितना नीचे आ रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन हम लिखे तो YCM हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने ये YCM क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो भी मोशन हो रही है वो y डायरेक्शन में हो रही है। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इन y डायरेक्शन तो क्या है, 0। सॉरी मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज y डायरेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली जहां पे वहीं पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है। अगर हम बात करें फर्स्ट मतलब मंकी की, तो मंकी का मास जो है वो कितना दिया है, बलून का मास कैपिटल है, मंकी का मास स्मॉल है। अब मंकी जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मंकी नीचे से ऊपर गया तो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा L, पर ये जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगा बलून जो है वो नीचे आ गया, तो नेट उसे कितना ऊपर जाना पड़ेगा, L माइनस एक्स। तो मंकी की पोजीशन में चेंज जो हुआ दैट इज L माइनस वाई, L माइनस वाई इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। एंड मंकी का क्या हुआ, मंकी सॉरी मंकी तो नीचे से ऊपर गया, बलून का क्या हुआ, बलून जो है वो नीचे आ रहा है, तो बलून डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, तो बलून की पोजीशन में चेंज जो हुआ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ माइनस वाई अपॉन m1 प्लस m2। तो ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा ml माइनस my माइनस my। तो ये हो जाएगा my प्लस my इक्वल टू ml। तो यहां से y मिल जाएगा ml अपॉन m प्लस m। तो ये जो बलून है वो बलून इतना नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब ये इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, ये जो इक्वेशन है दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं हो रहा, तो
मंकी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बलून का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बस वही मैंने वैल्यूज पुट करी है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, a uranium 238 nucleus is initially at rest। तो ये है यूरेनियम 238 जिसका न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट कंडीशन में है। इट इज एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल विथ अ स्पीड ऑफ 1.4। तो यहां से एक अल्फा पार्टिकल जनरेट हुआ और स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 1.4 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल स्पीड ऑफ रेसिड्यूल न्यूक्लियस विच इज थोरियम 234। अल्फा का मास हमें पता है कितना होता है 4, मतलब अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली 2He4+2। हीलियम का न्यूक्लियस की हम बात करते हैं। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल जिसका मास नंबर 4 है ये अगर निकल गया तो कौन सा बचेगा, यहाँ पे बचेगा थोरियम 234। तो इसकी स्पीड क्या होगी ये हमें निकालना है। और हमें दिया है कि अज्यूम द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो जो भी न्यूक्लियस है उसके मास नंबर के जितना हम उसका मास जो है वो मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें से जो भी अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ एंड थोरियम का एमिशन हुआ वो अपने आप हुआ, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं हुआ। तो हमने ये पढ़ा था मोमेंटम कंजर्वेशन में कि अगर कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा पूरी सिस्टम में, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो फिर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इसकी वेलोसिटी 0 है, सो इनिशियल मोमेंटम इज 0। फाइनली तो ये अल्फा का मास इंटू अल्फा की वेलोसिटी, थोरियम का मास, थोरियम की वेलोसिटी। अल्फा का मास कितना होगा 4m, वेलोसिटी इज 1.4 into 10⁻⁷। थोरियम का मास दिया है 238। तो उन्होंने हालांकि मतलब यही कह दिया है कि आप तो मास नंबर के जितना उनका मास अज्यूम कर सकते हो। तो मैंने 238m मान लो, कोई बात नहीं, इनटू वेलोसिटी ऑफ थोरियम। अब यहां से इसे सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा m और m तो कैंसिल हो गया। 238 into velocity of thorium is equal to 4 into 1.4 into 10⁻⁷। तो यहां से आप इसे कैलकुलेट कर लेना तो थोरियम की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब ये आंसर नेगेटिव में होगा। नेगेटिव का मतलब है कि अल्फा जिस डायरेक्शन में गया होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में थोरियम गया होगा। तो वही पूछा है रेसिड्यूल वेलोसिटी, उसका यही मतलब होता है। तो दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये 14th 16th, अच्छा ये इसमें पता नहीं नंबर मिसमैच हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 हमने पहले कर दिया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 4 kg इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल। दो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं मोमेंटम p²/2 है, ये हो जाएगा p² डिवाइड बाई 2 है। अब देखो हमको ये कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो मोमेंटम का रेशियो हो जाएगा बच्चों p1² / 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा m1/m2। फर्स्ट का मास जो दिया है वो है 1 kg 4 kg, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा देखो p1/p2 1:2। तो इनका मोमेंटम का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 1:2। तो यहां से हमें मोमेंटम का रेशियो मिल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17th देखो, अ मैन ऑफ मास 50 kg स्टार्ट्स मूविंग ऑन अर्थ एंड एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक इंसान है जो अर्थ के ऊपर चल रहा है जिसकी स्पीड है 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर ये इंसान इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है तो अर्थ की स्पीड, रिकॉइल स्पीड कितनी होगी वो हमें निकालना। अब मैंने यहाँ पे जो ये अर्थ के कंपेयर में मैन के डायमेंशन को आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पे तो मैंने बड़ा डायमेंशन दिखाया है।
पर अर्थ की साइज के कंपेयर में मैन का डायमेंशन बहुत ही छोटा होगा। तो हमें ये निकालना है, मास ऑफ अर्थ हमें दिया है। तब देखो फिर से वही है कि ये पूरी सिस्टम में कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व कर सकता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली पूरी सिस्टम अगर रेस्ट पे है तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस मास ऑफ अर्थ इंटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो ये हो जाएगा माइनस of mass of man, velocity of man, mass of earth, velocity of earth। वैल्यूज पुट कर दो। मैन का मास दिया होगा 50, मैन की वेलोसिटी दिया है 1.8, मास ऑफ अर्थ दिया है 6 इंटू 10 पावर 24। तो हमें यहाँ से वेलोसिटी ऑफ अर्थ मिल जाएगी। सो वेलोसिटी ऑफ अर्थ इसे आप कैलकुलेट कर लेना, 18 5 हो जाएगा 90, है ना, अपॉन 6 इंटू 10 पावर 24। ये वैल्यू नेगेटिव में होगी। इसका मतलब ये है कि जिस भी डायरेक्शन में इंसान जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ की रेसिड्यूल वेलोसिटी होगी। 90/6 हो जाएगा आपका 15 इंटू 10 पावर 24 मीटर पर सेकेंड। तो अर्थ की जो रेसिड्यूल वेलोसिटी होगी वो इतनी कुछ होगी। अब ये नेग्लिजिबल है, ये जो होगी 10 पावर -24, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखो पिछले क्वेश्चन जो भी थे वो भी आसान थे, कहीं ना कहीं मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर थे। ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन हमें दिया है कि न्यूट्रॉन इज इनिशियली एट रेस्ट। न्यूट्रॉन जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है। इट डिकेज इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। अब ये क्या होता है एंटी न्यूट्रिनो? तो ये आप आगे जाके जब 12th में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तब ये सारी चीजें आपको ज्यादा समझ में आए। तो न्यूट्रॉन में से ये तीन चीजें इजेक्ट हो रही है, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एज द मोमेंटम, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम हमें दिया है दैट इज 1.4 इंटू 10 पावर -26 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एंटी न्यूट्रिनो जो है उसका दिया है मोमेंटम 6.4 इंटू 10 पावर -27 मीटर पर सेकेंड। हमें ये दोनों चीजें दी। हम इससे ये पूछा है कि recoil speed of proton if the electron and antineutrino are ejected along the same direction। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर प्रोटॉन का रिकॉइल स्पीड क्या होगी, और हमें प्रोटॉन का मास दिया है। अब देखो यहाँ पे इसमें भी फिर से वही है, जो ये इजेक्शन हो रहा है इस प्रोसेस में कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है तो फिर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम को कंपेयर कर दो तो क्या होगा। देखो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 क्योंकि ये पूरा रेस्ट पे। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। प्रोटॉन के मोमेंटम को लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता है 1.4 इंटू 10 पावर -26, और इसे भी एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम। अब मैं -26 पावर अगर करनी है तो ये मैं लिख देता हूं कि 0.64 इंटू 10 पावर -26। अब इनको ऐड कर दो तो ये दोनों को ऐड करने पर आपको ये मिल जाएगा कि मास इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, इनका एडिशन, तो शायद इनका एडिशन हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2.04 इंटू 10 पावर -26, और ये माइनस में। अब यहाँ पे मास लिखना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन, तो वो हमें दिया है 1.67 इंटू 10 पावर -27 इंटू मास ऑफ इंटू वेलोसिटी, और ये हो गया 2.04 इंटू 10 पावर -26। एक बार कैलकुलेशन देख लेना कहीं पे भी गलती ना हो। ये 6.4 दिया है, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देना तो प्रोटॉन की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो फर्स्ट केस में वही पूछा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है
तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो फिर प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या हो। अब दूसरे में देखो क्या दिया, इफ दे आर इजेक्टेड अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो परपेंडिकुलर जा रहे हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक्स में है तो एंटी न्यूट्रिनो कहां पे होना चाहिए, वाई में। तो ये हो जाएगा फिर से वही, मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा क्योंकि यहां पे फिर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, प्रोटॉन का मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू प्रोटॉन की वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 26, 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 26, और इसको मैं मान लेता हूं कि इसका जो इजेक्शन हुआ है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एंड एंटी न्यूट्रिनो विच इज जिसका मोमेंटम है 0.64 इंटू 10 पावर माइनस 26, 10 पावर माइनस 26, और ये में नेगेटिव वाई, मतलब इसका मैंने परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में मान लिया। अब ये यहां पे ले लो तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 26 आई कैप प्लस 0.64 इंटू 10 पावर माइनस 26 जे कैप इक्वल टू मास 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27, और ये नेगेटिव की साइन होगी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अब इनका मैग्नीट्यूड लेना, अब ये बच्चों कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका भी स्क्वायर कर दो, और फिर इसे यहाँ से सब्ट्रैक्ट मतलब डिवाइड कर देना, तो यहाँ से आपको प्रोटॉन की वेलोसिटी मिल जाएगा। पूरी कैलकुलेटर से ही कैलकुलेशंस करनी है, ये सारी कैलकुलेशन करने से प्रोटॉन की वेलोसिटी कितनी है वो हमें मिल जाएगी। दोनों ही केस में, फर्स्ट केस में दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्ट एडिशन हो गया, अब ये परपेंडिकुलर जा रहा है तो हमें ये वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, वहां से हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की बात करी, फिर कहीं ना कहीं रेसिडुअल वेलोसिटी की बात करी, यहाँ पे दोनों ही चीजें कंबाइंड है। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दिया है कि a man of mass m having a bag of mass small m slips from the roof of a tall building of height h and starts falling vertically as shown in figure। तो ये इंसान है जिसका मास हमें दिया है कैपिटल एम, और उसके हाथ में एक बैग है, बैग का मास है स्मॉल है। अब इसने क्या करा, ये एच हाइट की बिल्डिंग से जंप कर गया, अब ये यहां से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हमें दिया है कि when he is at a height small h from the ground, he notices that the ground is below him is pretty hard, but there is a pond at a horizontal distance x from the line of fall। अब इसमें क्या हुआ है देखो, इसने यहां से ये रिलीज तो हो गया, पर जब ये ग्राउंड से एच हाइट पे तब उसे ऐसे रियलाइज हुआ कि अगर मैं यहाँ पे नीचे गिरूंगा तो मुझे ये ग्राउंड की सरफेस जो है वो हार्ड है, तो चोट लग जाएगी। तो उसने क्या सोचा कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉन्ड है, तो अगर वो कैसे भी करके ये एक्स जितना डिस्टेंस कवर कर पाए और खुद ये पॉन्ड में गिरे तो वो बच सकता है। अब उसको ये कहां पे रियलाइज हुआ, जब ये ग्राउंड से स्मॉल एच जितनी हाइट पे है तब उसने जंप कहां से करा, कैपिटल एच से करा, एंड स्मॉल एच हाइट पे उसे ये रियलाइज हुआ। अब देखो, इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ he throws the bag horizontally with respect to himself in a direction opposite to the pond। अब उसके पास बचने का एक ही तरीका है, अगर वो किसी भी तरीके से बैग को इस डायरेक्शन में थ्रो करे तो जो इंसान है उसके पास रेसिडुअल वेलोसिटी मिलेगी, जिसकी वजह से बैग अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो खुद इस डायरेक्शन में, हो सकता है कि वो यहां से यहां पॉन्ड में गिर जाए। तो मैं ये निकालना है मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी imparted to the bag so that man lands in the water। तो हमें इसकी मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है जिसकी वजह से ये पॉन्ड में गिरे। If the man just succeeds to avoid the hard ground, where will the bag land? अगर ये पॉन्ड में गिर रहा है तो फिर बैग कहां पे लैंड करेगी ये भी निकालना है। तो पूरा क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन करता हूं क्या हो रहा है इसमें। एक इंसान है जो एच हाइट से, कैपिटल एच हाइट से खुद
का मास m और बैग का मास स्मॉल m, वहां से वो रिलीज होके नीचे आए। अब जैसे ही वो ग्राउंड से स्मॉल h हाइट पे, तब उसे रियलाइज होता है कि अगर मैं नीचे गिरूंगा तो मुझे चोट लग जाएगी, क्योंकि सरफेस जो है वो हार्ड सरफेस। तब उसके पास क्या ऑप्शन था कि यहां से x डिस्टेंस पे एक पॉन्ड है, अगर वो कैसे भी करके इस पॉन्ड में गिर रहा है तो फिर वो बच सकता है। अब वो पॉन्ड में गिरेगा कैसे, तो उसके हाथ में जो बैग है, वो बैग को अगर वो इस डायरेक्शन में थ्रो करेगा तो बैग की जो वेलोसिटी होगी, बैग का जो मोमेंटम होगा, उसकी वजह से इसको मोमेंटम मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उस मोमेंटम की वजह से ये हो सकता है कि ये पॉन्ड में गिरेगा। तो हमें ये निकालना है कि अगर ये सक्सेसफुली पॉन्ड में गिर रहा है तो हमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज इम्पार्टेड टू द बैग। तो बैग की मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो सकती है, एंड अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर ये बैग कहां पे गिरेगी, ये भी निकालनी, दोनों चीजें निकालनी। मैं सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं कि बैग कहां पे गिर सकती है। अब देखो, इतना तो हमें क्वेश्चन देख के क्लियर है कि बैग की वेलोसिटी जो होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। अगर बैग को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल रही है तो मैन की वेलोसिटी जो होगी वो भी कहां पे होगी, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो ग्रेविटी का है, और वो वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं कि m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर x डायरेक्शन में पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वहीं की वहीं है। तो ये हो जाएगा m1। m1 में मान लो मास ऑफ मैन, तो मैन को x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस होना है, x के जितना, तो इसकी पोजीशन में चेंज होगा वो x के जितना। बैग का मास स्मॉल m, बैग को जो भी पोजीशन चेंज करनी होगी वो हमें निकालना है, तो मैंने मान लिया x2। ये m1 m2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस mx इक्वल टू m इंटू x2। तो ये x2 हो गया माइनस mx बाई n। तो ये x2 हमें मिल गया, मतलब बैग की पोजीशन मिल गई। अगर ये सक्सेसफुली एग्जैक्ट यहाँ पे पहुंच रहा है पॉन्ड में, तो फिर बैग जो है वो इतने डिस्टेंस पे होगी। ये नेगेटिव का मतलब है कि जहां पे बैग जहां पे मैन जा रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बैग की पोजीशन होगी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया माइनस m इंटू एम अपॉन स्मॉल m। तो ये तो हमारा हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दैट इज वेलोसिटी ऑफ बैग क्या होगी। अगर इसने सक्सेसफुली पॉन्ड में गिर गया तो फिर मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बैग। अब होगा क्या कि अगर इसने बैग को बहुत ही तेज फेंक दिया तो फिर तो ये सक्सेसफुली यहां पे चला गया, तो वो मैक्सिमम से तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो ये मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, मतलब कि ये एग्जैक्ट यहां पे गिरना चाहिए। तो अगर इंसान मिनिमम, मतलब मैं कितनी बैग को मिनिमम वेलोसिटी दूं जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट यहीं पे गिरना चाहिए, ये निकालना। तो प्रॉब्लम जो है वो मिनिमम वेलोसिटी का है। मैक्सिमम तो आप चाहो उतनी स्पीड से फेंक दो तो फिर तो आसानी से हो जाएगा, पर मिनिमम वेलोसिटी निकालनी। अब देखते हैं यहां पे जो ये मैन है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि बैग की वेलोसिटी में मान लेता हूं vb और मैन की वेलोसिटी मान लेता हूं vm। तो इन दोनों की वेलोसिटीज जो भी है वो x डायरेक्शन में है। अब x डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो x डायरेक्शन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि मैन का मोमेंटम पॉजिटिव x में है, बैक का नेगेटिव x में है, तो उन दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम होना चाहिए। मैन का मोमेंटम हो जाएगा मास ऑफ मैन विच इज कैपिटल M इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन। बैग का मास स्मॉल m है इनटू वेलोसिटी ऑफ बैग। अब यहां से हमें मिल जाएगी बैग की वेलोसिटी होगी m अपॉन स्मॉल m इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन। अब मुझे क्या निकालना है, मैन की वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अगर वो मिल जाएगा तो फिर तो बैग की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब देखो हम यहां से बात करें, यहां से हम नीचे आ रहे हैं, तो हमें ये पता है कि अगर फ्री फॉल की मैं बात करूं, अब इसमें देखो एक कंडीशन और भी है। क्या कंडीशन है कि यहां से यहां तक जब जमीन पे आ रहे हो
उतने टाइम में आपको यहाँ पे पहुंच जाना है। मतलब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जब तक ये स्मॉल h कवर कर रहे हो उतने ही टाइम में आपको ये x के जितना आगे चले जाना है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लग रहा है उतने ही टाइम में हम यहाँ से यहाँ पहुंच गए। तो मैं पहले टाइम निकाल लेता हूं कि कितने टाइम में यहाँ से यहाँ पे पहुंचेंगे। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए, मेरे पास ये इक्वेशन है कि अगर यहां से हम फ्री फॉल कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फ्री फॉल के केस में टाइम जो होगा वो होगा √2h/g। तो ये पूरा टाइम होगा और इतना टाइम निकाल लो। ये हाइट क्या होगी आपकी h माइनस एच, तो टाइम हो जाएगा 2 इंटू एच माइनस एच अपॉन जी। ये मैंने क्या करा, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लिया और यहां से यहां तक का टाइम निकाल लिया। ये दोनों टाइम को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बाकी का टाइम मिल जाएगा। तो ये जो बाकी का टाइम है उतने में ही मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो बाकी का टाइम कितना है वो निकाल लो। ये टोटल टाइम, ये t2 टाइम, तो बाकी का टाइम हो गया आपका t1 माइनस t2। तो ये हो जाएगा आपका t1 माइनस t2। t1 हो जाएगा √2h/g, ये हो जाएगा 2 इंटू एच माइनस एच अपॉन जी। ठीक है, तो ये आपको टाइम मिल गया कि इतने टाइम में हमें क्या करना है, इतने टाइम में हॉरिजॉन्टल में x के जितना डिस्टेंस कवर कर लेना पड़ेगा। अब देखो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हो जाएगी x में जो भी आपको डिस्टेंस कवर करना है वो अपॉन ये टाइम। टाइम इज 2h अपॉन जी माइनस 2 इंटू एच माइनस एच अपॉन जी। ये डिनोमिनेटर में जो √g है वो ऊपर ले लो, तो क्या बचा 2h 2 इंटू एच माइनस एच। ठीक है, तो यह क्या मिली, मैन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई। अब मुझे तो मैन की नहीं चाहिए, मुझे तो किन की चाहिए, बैग की चाहिए। तो वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। वेलोसिटी ऑफ बैग होगी m/m इंटू वी एम। velocity of bag is m/m into velocity of man। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैन की वेलोसिटी which is x into √g upon 2h minus 2 into h minus h। तो ये जो होगी वो बैग की वेलोसिटी होगी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर इतनी मिनिमम वेलोसिटी होगी तब जाके सारी चीजें हमारी सेटल डाउन होगी। मतलब मैन जो है वो पॉन्ड में जाके गिरेगा तो उसे भी चोट नहीं लगेगी। इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इससे कम वेलोसिटी पे हम पहुंच नहीं पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया है, हमें दिया है बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इट स्ट्राइक्स अ प्लेन सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45। अब ये दिया है कि एक बॉल है जिसका मास दिया है 45। मास ऑफ बॉल इज 45 ग्राम और ये यहां पे स्ट्राइक कर रहा है और इसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। सो वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 2 मीटर पर सेकेंड। इट स्ट्राइक्स अ प्लेन सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज 45 डिग्री। तो ये हमें दिया है 45 डिग्री। The ball is reflected the plane at an equal angle of reflection with the same speed। तो ये हो रहा है कि बॉल आया यहां पे टकराया और उतने ही एंगल पे उतनी वेलोसिटी से वापस गया। तो ये ऐसे कुछ है, उतने ही एंगल पे उतनी ही वेलोसिटी से ये वापस जा रहा है। तो वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो हमें ये निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो भी चेंज होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकालना है। तो मैं सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम निकाल लेता हूं। अब मोमेंटम हमें पता है, मोमेंटम हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास जो हमें दिया है वो है 45 ग्राम। अब इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं।
तो देखो इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, ये 45 है तो ये भी 45, ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो जाएगा 2 cos 45 और ये हो जाएगा 2 sin 45। तो फिर ये वेलोसिटीज देखो 2 sin 45 जो है वो पॉजिटिव एक्स में है और ये जो है वो नेगेटिव वाई में है। तो वेलोसिटी हम इनिशियल लिख लेंगे 2 sin 45 मतलब 2 अपॉन √2 आई कैप एंड 2 अपॉन √2 माइनस जे कैप। तो ये हमारी हो गई इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल मोमेंटम हमें यहां से मिल जाएगा, ये हो जाएगा 45 इंटू 10 पावर -3, 2 अपॉन √2 इज √2 आई कैप माइनस √2 जे कैप। तो ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम। हमने कैसे निकाला, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल मोमेंटम निकालते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखो फाइनल मास मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो ये फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो जाएगा 2 cos 45 आई कैप एंड ये हो जाएगा 2 sin 45 ये जे कैप और ये आई कैप। तो ये फाइनल वेलोसिटी को अगर मुझे लिखना है तो मास जो है वो है 45 ग्राम, वेलोसिटी ये हो गई 2/√2 आई कैप मतलब √2 आई कैप एंड √2 जे कैप। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, ये है फाइनल मोमेंटम। हमसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, तो ये हम कैसे करेंगे, चेंज इन मैग्नीट्यूड, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का, मोमेंटम के चेंज का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और उनका मैग्नीट्यूड। फाइनल मोमेंटम क्या था, फाइनल मोमेंटम ये रहा 45 इंटू 10 पावर -3। अब आपको तो इनके मतलब इनको तो सब्ट्रैक्ट कर दो पहले, फिर बाद में मैग्नीट्यूड ले लेना। अभी से मैग्नीट्यूड के चक्कर में नहीं जाते, हम तो ये निकालता है चेंज इन मोमेंटम क्या है। तो चेंज इन मोमेंटम होगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल जो है वो ये रहा 45 इंटू 10 पावर -3, 45 इंटू 10 पावर -3 और ये हो जाएगा √2 आई कैप प्लस √2 जे कैप। इनिशियल मोमेंटम में भी 45 इंटू 10 पावर -3, वेलोसिटीज आपकी क्या थी, आई थिंक √2 आई कैप माइनस √2 आई कैप माइनस √2 जे कैप। अब इन दोनों में से कॉमन जो है वो है 45 इंटू 10 पावर -3। अब जो बचा उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, √2 आई कैप माइनस √2 आई कैप, तो वो हो गया 0। जे कैप की बात करो, √2 जे कैप माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 √2 जे कैप। अब इनके मल्टीप्लाई कर दो, 45 इंटू 2 दैट इज 90 √2 इंटू 10 पावर -3 और ये जे कैप। तो अब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मोमेंटम में जो चेंज हुआ उसका मैग्नीट्यूड होगा 90 √2 इंटू 10 पावर -3। √2 की वैल्यू आप पुट करके मैग्नीट्यूड के मतलब मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का चेंज निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, और हमसे ये पूछा है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो हमें मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का क्या चेंज है। फर्स्ट क्वेश्चन में उल्टा था, फर्स्ट क्वेश्चन में था चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, दूसरे में मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। अब देखो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड निकालोगे एंड सेकंड का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम मिलेंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि फर्स्ट मोमेंटम का मैग्नीट्यूड माइनस फाइनल मोमेंटम के मैग्नीट्यूड, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब दोनों क्वेश्चन जो है वो टेक्निकली डिफरेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो मोमेंटम है उसमें जो चेंज हुआ उसका मैग्नीट्यूड, एंड सेकेंड क्वेश्चन में मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को चेंज कितना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मोमेंटम का चेंज लेना है
फिर मैग्नीट्यूड लेना है। सेकंड क्वेश्चन में दोनों के मैग्नीट्यूड का चेंज कितना होगा, तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो सेम मिलेंगे, क्योंकि √2 आई कैप √2 जे कैप का मैग्नीट्यूड होगा √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, और इसका भी होगा √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा वो 0। मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है कि दोनों के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का चेंज कितना होगा, तो वो बच्चों 0 हो जाएगा। स्टिल अगर आप इसमें फर्स्ट और सेकंड में कहीं पे कंफ्यूज्ड हो, कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा, तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताना। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 20 सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में 21 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। एंड फिर भी कहीं पे भी डाउट है तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताना। आपका कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आया, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, या कुछ भी आपको अगर कंफ्यूजन है, कुछ भी बताना है, तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी जो है वो बढ़िया तरीके से शुरू करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। ऑल द बेस्ट।